नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में जानने से पहले हीट ट्रीटमेंट के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसकी ये दोनों विधियां हैं। देखो बच्चों, जब जो स्टील की प्रॉपर्टी है वो उसके घटक और उसकी संरचना पे डिपेंड करती है, और इन प्रॉपर्टीज़ को हम कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बदल सकते हैं अगर हम इसके कंपोजिशन यानी कि घटक और स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को चेंज कर दें। तो स्टील का स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म कर कर और फिर उसको एक निर्धारित रेट से ठंडा करके। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है और उसकी स्टील की प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाया जाता है, उसको गर्म और ठंडा करके उसको हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट क्या है? हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा धातु को गर्म और ठंडा करके उसकी अंदरूनी बनावट को बदलकर उसके यांत्रिक गुणों को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। तो हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार का प्रयोजन क्या है, यानी कि किन कार्यों के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है कठोर धातु को नरम करने के लिए, ताकि उस पर मशीनिंग क्रिया की जा सके, धातु में कठोरता बढ़ाने के लिए, धातु की टेंसाइल स्ट्रेंथ या यांत्रिक गुणों को सुधारने के लिए, धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए, कटिंग टूल्स में कठोरता लाने के लिए ताकि वह दूसरी धातुओं को काट सकें। हम जानते हैं कि कटिंग टूल्स का कठोर होना आवश्यक है ताकि वो दूसरी धातुओं को काट सकें। और उसी के साथ में जो हार्डनेस करने के बाद में जो स्टील है उसमें भंगुरता का गुण बढ़ जाता है, यानी कि उसमें ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। तो उस ब्रिटलनेस को कम करके और टफनेस का गुण लाने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर किया जाता है। तो आइए चलिए बात करते हैं स्टील के स्ट्रक्चर की। देखिए, स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो विजिबल तभी होता है जब उस मेटल को ब्रेक किया जाता है। अगर हम किसी मेटल को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद में उसका स्ट्रक्चर विजिबल होता है। तो उसका इस एग्जैक्ट ग्रेन साइज और स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। स्टील स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई की जाती है। देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि स्टील जो है वो आयरन और कार्बन का एलॉय है, यानी कि मिश्र धातु है। लेकिन जो कार्बन का कंटेंट है, यानी कि कार्बन की जो परसेंटेज है वो स्टील में 1.7% से अधिक नहीं होती है। तो जो भिन्न स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं स्टील में वो निम्नलिखित हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले फेराइट जो स्ट्रक्चर बनता है, ये शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी नर्म और डक्टाइल होता है। एक तरीके से जो पिग आयरन की अगर हम बात करें, पिग आयरन जो है वो 0%, जिसमें कि कार्बन की परसेंटेज होती है, वो फेराइट स्ट्रक्चर है। उसके बाद सीमेंटाइट स्ट्रक्चर बनता है। फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है एक स्ट्रक्चर जो है, ये है फेराइट और कार्बन का रासायनिक केमिकल मिश्रण होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है, मगर उसी के साथ इसमें मजबूती इतनी नहीं होती है। पियरलाइट स्ट्रक्चर फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण है। इसमें 87% फेराइट है और 13% सीमेंटाइट होता है। फेराइट और सीमेंटाइट की अपेक्षा अगर हम देखें तो ये पियरलाइट अधिक मजबूत होता है। माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन में भी पियरलाइट ही पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट। तो बच्चों, जब स्टील को हम गर्म करते हैं तो उसकी आंतरिक संरचना में बदलाव होना आरंभ होता है, और इसको अगर हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से
गर्म करते जाएं तो स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से बदलाव हो जाता है, यानी कि आंतरिक परिवर्तन होना हो जाता है, और इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। इस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है, यानी कि इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता, और स्टील बहुत मजबूत और इसमें भंगुरता का गुण भी नहीं होता है। उसके बाद अगर हम इसी ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को अगर तुरंत ठंडा करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मार्टेनसाइट कहते हैं। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। देन ट्रूस्टाइट। ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली जो स्टील है उसको अगर लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर, लोअर क्रिटिकल तापमान का मतलब है कि अगर 723 डिग्री सेल्सियस जो कि लोअर क्रिटिकल तापमान होता है, बेटा अगर हम इस लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके और इसे फिर ठंडा किया जाए तो ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर वाली स्टील को मशीनिंग वगैरह नहीं किया जा सकता है, परंतु इसकी खास बात यह है कि इसमें कंपन सहन करने की शक्ति काफ़ी होती है। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है सोरबाइट। तो बच्चों इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो स्टील को 700 डिग्री तापमान पर गर्म करके और टेम्परिंग करके उसको ठंडा करके प्राप्त होता है। यह फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। ये बहुत मजबूत और डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब आप सभी जानते हैं। डक्टाइल का मतलब है कि ये एक धातु का वो गुण है जिसमें कि हम किसी भी शीट को थिन वायर्स में यानी कि पतले तारों में उसको बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्टील की संरचना उसकी प्रतिशत के अनुसार अगर देखें तो 0.8% कार्बन तक की जो स्टील होती है वो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बोला जाता है जिसको। उसके बाद 0.8% कार्बन जो एग्जैक्ट है जिसको हम पियरलाइट स्ट्रक्चर, जो हमने अभी देखा कि पियरलाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको यूटेक्टोइड स्टील भी कहते हैं। और 0.8% कार्बन से, कार्बन की मात्रा के अनुसार क्योंकि ये डिपेंड करता है तो भिन्न भिन्न नामों से ये जाने जाते हैं। अगर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की बात करें तो 0.8% यानी 0.8% से अधिक कार्बन की प्रतिशत अगर है तो उसे हम हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहते हैं। ये आपके सामने विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रस्तुत हैं। इसमें फेराइट का जो प्योर आयरन का स्ट्रक्चर है, उसके बाद में जो 0.8 तक के बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है वो बीच में फेराइट और पियरलाइट का स्ट्रक्चर। देन 0.8% पे यूटेक्टोइड स्टील, पियरलाइट, और उसके बाद पियरलाइट और सीमेंटाइट का उससे ऊपर कार्बन की प्रतिशत के हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनता है। ये अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो देखो इसमें आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर, ये कार्बन कंटेंट लेस देन 8% है तो उसमें ये हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, और कार्बन का कंटेंट 0.8% से ज़्यादा है उसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। इसी के साथ में अगर हम टेम्परेचर रेंज, हमारे दिमाग में आता है कि टेम्परेचर रेंज क्या है। जैसे हमने अभी बात की थी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो आखिर ये टेम्परेचर हैं क्या। देखो जब स्टील को, देखो बच्चों जब स्टील को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है, और ये तापमान होता है 723 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान से स्टील की अंदरूनी बनावट यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। इस तापमान को हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और ये सभी प्रकार की स्टील के लिए, सभी प्रकार के इस्पातों के लिए, सभी प्रकार के लिए ये समान होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। परंतु इसके बाद जिस तापमान पर स्टील की अंदरूनी बनावट में पूरा परिवर्तन हो जाता है, यानी कि अगर हम बात करें जब आयरन और कार्बन आपस में ठोस रूप में मिलते हैं तो परिवर्तन होना बंद हो जाता है।
और जिस तापमान पर ये परिवर्तन होना बंद हो जाता है उस तापमान को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये कार्बन की परसेंटेज पर डिपेंड करता है। इसका तापमान जो होता है, तापमान कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग होता है। और जैसा कि हमने इससे पहले देखा था कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब पूरा परिवर्तन हो जाता है उस स्ट्रक्चर को हम ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच की तापमान की रेंज है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहा जाता है। क्योंकि अब आप काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या क्या है स्टील के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है वो क्या क्या होते हैं, क्या टेम्परेचर होता है किन टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर की रेंज क्या है स्टील की, परसेंटेज ऑफ कार्बन के हिसाब से कितने प्रकार की स्टील जो बनती हैं वो हमने देखा। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग की। तो देखो, जब स्टील को ठंडी व गर्म हालत में हैमरिंग, रोलिंग, फोर्जिंग या बेंडिंग करने से धातु की अंदरूनी बनावट बदल जाती है और इसलिए इन क्रियाओं के बाद उसको दोबारा हमें सामान्य दिशा में लाना होता है। और सामान्य दिशा में लाने वाली जो क्रिया है उसको हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। यानी कि क्या हुआ कि हैमरिंग वगैरह और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हो जाते हैं हैमरिंग करने से, उसको बेंड करने से, फोर्जिंग वगैरह करने से जो स्टील की अंदरूनी बनावट बदल रही है, ठीक है, उसको सामान्य दशा में लाने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग करने का हमारा उद्देश्य क्या है? नॉर्मलाइजिंग करने का हमारा उद्देश्य है कि उसमें जो ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज जो जिन छोटे छोटे कणों से पूरा एक स्टील का स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ग्रेन साइज कहते हैं। ये ग्रेन साइज देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो उन ग्रेन साइजेस को फाइंड करने के लिए, यानी कि उनके साइज को फाइंड करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। धातु को गर्म या ठंडी अवस्था में काटने पीटने और असमान कोटिंग करने के बाद जो अंदरूनी स्ट्रक्चर में खिंचाव आ जाता है, यानी कि इंटरनल स्ट्रेसेस, अंदरूनी स्ट्रेसेस हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। और उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि यांत्रिक गुणों को सुधारने या बढ़ाने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। अगर हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की बात करें, चलिए अब नॉर्मलाइजिंग करते कैसे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है। तो नॉर्मलाइजिंग करने के 3 स्टेजेस हैं, जिसमें कि रिकवरी स्टेज है, रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज है और ग्रेन ग्रोथ स्टेज। तो सबसे पहले स्टील को उचित तापमान तक गर्म किया जाता है जिससे कि उस पर इंटरनल स्ट्रेसेस से राहत मिलती है। फिर स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री अधिक गर्म किया जाता है जिसपे कि उसका स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, ऑस्टेनिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि स्ट्रक्चर जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, जिसमें कि उसके बनावट में पूरा परिवर्तन हो जाता है अंदरूनी स्ट्रक्चर में, वो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इस तापमान पर, क्योंकि हमने देखा था कि ये मोटाई के अनुसार, तापमान पार्ट की मोटाई के अनुसार और कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से रखा जाता है, उसी तापमान पर हम पार्ट को कुछ देर तक रखते हैं ताकि जो हीटिंग है या जो टेम्परेचर है वो पूरी बॉडी में समान या यूनिफॉर्म हो जाए। और इस तापमान पर जब और गर्म करते हैं, थोड़ी देर तक और रखते हैं, तो उसमें ग्रेन्स पूरी तरीके से विकसित होते हैं जिसको कि ठंडी हवा में रखकर फिर नियंत्रित किया जाता है। कहने का मतलब है इसको इस तापमान पर रखने के बाद में उसको फिर कूल किया जाता है और कूल करते हैं हम स्टिल एयर में। इस बात का बच्चों ध्यान रखेंगे कि ये जो कूलिंग है वो स्टिल एयर में ही करनी है, बंद कमरे में स्टिल एयर में करनी है। मतलब अलग से हमें ब्लोअर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाएगा। और जो रूम टेम्परेचर रखा जाएगा वो है 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारी नॉर्मलाइजिंग की क्रिया। क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले स्टील को एक टेम्परेचर तक गर्म करते हैं जो कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। और
और उस टेम्परेचर पर थोड़ी देर तक रखा जाता है और उस पर रखने के बाद में फिर उसको बंद कमरे में ठंडी हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके लिए रूम टेम्परेचर जो होता है वो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो नॉर्मलाइजिंग के परिणाम क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर पियरलाइट में बदल जाता है, फाइन ग्रेन उत्पन्न हो जाते हैं, धातु में डक्टिलिटी बढ़ जाती है और हार्डनेस में कमी आती है। तो किस प्रकार की धातुओं को नॉर्मलाइज किया जा सकता है? इसमें कई प्रकार की धातुएं हैं, जैसे कि आयरन बेस्ड एलॉय यानी कि लौह आधारित मिश्र जो हैं, जैसे कि टूल स्टील, कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन है। उसके बाद बच्चों निकेल आधारित मिश्र यानी कि निकेल बेस्ड एलॉयज़ को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तांबे की धातुओं को किया जा सकता है, पीतल को किया जा सकता है, एल्यूमिनियम को किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग के सामान्य अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर नॉर्मलाइजिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑटोमोटिव उद्योग यानी कि उद्योग में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील स्टैंपिंग को उनके निर्माण की प्रक्रिया के दौरान होने वाले काम के सख्त होने के बाद नॉर्मलाइज किया जा सकता है। यानी कि हार्डनेस जब बढ़ जाती है स्टैंपिंग करने के बाद में, स्टेनलेस स्टील की स्टैंपिंग करने के बाद जब हार्डनेस बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। वेल्डिंग करने के बाद में जब थर्मल माइक्रोस्ट्रक्चर परिवर्तन हो जाता है उसमें निकेल बेस्ड एलॉय को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। और काम हार्ड होने के बाद में भंगुरता को कम करने के लिए यानी कि ब्रिटलनेस को कम करने के लिए भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जैसे कि कोल्ड रोल के बाद में कार्बन स्टील को जो रोलर्स के बीच में से अगर किसी हम मटेरियल को निकालते हैं तो उसमें हार्ड होने से और भंगुरता बढ़ने को कम करने के लिए नॉर्मलाइज किया जाता है। अब बात करते हैं एनीलिंग की। तो जिस प्रकार नॉर्मलाइजिंग प्रोसीजर है उसी प्रकार अनीलिंग का यूज़ भी उसी ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए या नरम बनाने के लिए, मशीनेबिलिटी योग्य बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम अनीलिंग की बात करें तो स्टील के कठोर पार्टों को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए उसे नरम करने की विधि को अनीलिंग कहते हैं। यानी कि मशीनिंग योग्य बनाने के लिए कठोर पार्ट को और मुलायम करने की जो विधि होती है उसे हम अनीलिंग कहते हैं। मटेरियल को हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से गुजरने के बाद इसे भंगुर विफलता यानी कि ब्रिटल फेल्योर से बचाने या बाद के संचालन के लिए और अधिक औपचारिक बनाने के लिए अनीलिंग का प्रदर्शन अक्सर किया जाता है। यानी कि अनीलिंग का यूज़ उसकी हार्डनिंग कम करने के लिए, ब्रिटल फेल्योर से यानी कि भंगुरता से बचाने के लिए हम अनीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो उद्देश्य क्या क्या है? नरम करने के लिए धातु को यानी कि मुलायम करने के लिए, मशीनेबिलिटी योग्य बनाने के लिए, उसके ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए और आगे के जो ऊष्मा उपचार हैं जैसे कि हार्डनिंग, टेम्परिंग वगैरह करने के लिए अनीलिंग करते हैं। आंतरिक विकारों को दूर करने के लिए अनीलिंग की जाती है और डक्टिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए भी अनीलिंग क्रिया की जाती है। अनीलिंग के भी 3 चरण हैं, इसमें रिकवरी स्टेज, रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज और ग्रेन ग्रोथ स्टेज। अगर हम पहले चरण की बात करें तो स्टील को उचित तापमान तक गर्म किया जाता है जिस पर इसके इंटरनल स्ट्रेसेस से राहत मिलती है। इस स्टेज में, इस चरण में एक बात ध्यान देने वाली है कि ग्रेन का आकार और आकृति नहीं बदलता। उसके बाद दूसरी स्टेज, दूसरा चरण है, उसमें नए तनाव मुक्त ग्रेन्स बनते हैं और आंतरिक तनाव से डिफॉर्म्ड ग्रेन्स को बदलने के लिए विकसित होते हैं। तापमान पार्ट की मोटाई के अनुसार रखा जाता है। उसी तापमान पर पार्ट को कुछ समय के लिए रखा जाता है और तीसरी स्टेज तक पहुंचने के बाद माइक्रोस्ट्रक्चर खुरदरा होना आरंभ हो जाता है और धातु को इसकी मूल शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खोने का कारण बनता है। अगर हम अनीलिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या क्या क्रियाएं हैं कि सबसे पहले स्टील के कठोर पार्टों को अनील करने के लिए उन्हें अनीलिंग तापमान पर गर्म किया जाता है। अनीलिंग तापमान स्टील की कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार रखा जाता है। यह तापमान
हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए यानी कि 0.8% तक कार्बन परसेंटेज के लिए 30 से 50 डिग्री अपर क्रिटिकल तापमान से ऊपर, और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए 50 डिग्री अबव लोअर क्रिटिकल तापमान, यानी कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री ऊपर हाइपर यूटेक्टोइड के लिए। और इस तापमान पर पार्ट को गर्म करके उसे भट्टी में ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। तो इसमें गौर करने वाली बात हमारे लिए ये है कि नॉर्मलाइजिंग में जो हम स्टिल एयर में उसको ठंडा कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसी भट्टी में यानी कि फर्नेस में इसको धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है, या फिर पार्ट को राख या चूने में दबा दिया जाता है और वहीं उसे ठंडा होने दिया जाता है। इस प्रकार ठंडा होने पर पार्ट फ्लेक्सिबल यानी कि मुलायम सॉफ्ट हो जाता है। अनीलिंग में दो प्रकार की अनीलिंग हम पढ़ेंगे इसमें कि फुल अनीलिंग और प्रोसेस अनीलिंग के बारे में। फुल अनीलिंग क्या है कि जैसा कि हमने देखा कि नॉर्मल अनीलिंग की तरह अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर या उससे ऊपर तापमान पर स्टील को गर्म किया जाता है, धातु की मोटाई के अनुसार इस अवधि में रखते हैं। फुल अनीलिंग में क्या है कि परिणाम जो संरचना उसकी जो बनती है वो कोर्स पियरलाइट बनते हैं, यानी कि मोटे पियरलाइट फॉर्म होते हैं, और फेराइट की अधिकता के कारण वो सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। वहीं पर अगर प्रोसेस अनीलिंग की बात करें तो प्रोसेस अनीलिंग में जो टेम्परेचर है, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर डिफरेंस है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से इसको 50 डिग्री नीचे के तापमान पर स्टील को गर्म किया जाता है। तो फुल अनीलिंग और प्रोसेस अनीलिंग में जो डिफरेंस है वो यही है कि इसमें फुल अनीलिंग में जो तापमान है वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री ऊपर रखा जाता है, और प्रोसेस अनीलिंग में यहीं पर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री नीचे के तापमान पर स्टील को गर्म किया जाता है। फुल अनीलिंग में 0.8% यानी कि जो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के लिए तापमान जो है वो जो वेरिएशन है, टेम्परेचर रेंज का वेरिएशन है वो यू परसेंटेज के अनुसार होता है, उसके बाद समान हो जाता है। लेकिन इसमें स्टार्टिंग से यानी कि कार्बन की परसेंटेज पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये उसी प्रकार से एक ही टेम्परेचर पर स्टील को गर्म किया जाता है। प्रोसेस अनीलिंग का मुख्यतः प्रयोग जो है लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। इसमें टेम्परेचर की अगर रेंज की बात करें 260 डिग्री सेल्सियस से 760 डिग्री सेल्सियस यानी कि मिश्र धातुओं पर यानी कि परसेंटेज पर निर्भर करता है। एनीलिंग के सामान्य अनुप्रयोग देखते हैं तो इसमें जो हार्डन मटेरियल हैं जैसे कि शीट मेटल है या कोल्ड रोन बार स्टॉक से अगर कोई शीट मेटल गुजरता है तो उसको मुलायम करने के लिए एनीलिंग का प्रयोग किया जाता है। मशीनिंग संचालन से उत्पन्न अधिक मात्रा में हीट और मटेरियल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है मटेरियल में, उसको अनील करने की प्रक्रिया उसके लिए आवश्यक होती है। और धातु के तार जो एक आकार से छोटे आकार में खींचे गए हैं वो भी एक अनीलिंग प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। वेल्डेड कंपोनेंट्स यानी कि वेल्डेड घटक ऊंचे तापमान के संपर्क में मटेरियल पर अवशिष्ट तनाव पैदा कर सकते हैं। इनके समान भौतिक गुणों को फिर से बनाने के लिए अक्सर अनीलिंग का उपयोग किया जाता है। अब अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में जानने के बाद में बच्चों अब हम दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। अगर हम दोनों के डिफरेंस यानी कि अंतर की अगर बात करें तो सबसे पहला अंतर जो हमने देखा था वो भट्टी में ठंडा किया जाता है। अनीलिंग में ठंडी करने की प्रक्रिया जो है वो भट्टी में ही है, और नॉर्मलाइजिंग में हवा में ठंडा किया जाता है। इसमें भट्टी से बाहर इसको ठंडा किया जाता है, और कठोरता, तन्य शक्ति और चिमड़ापन इसमें कम होता है। इसके द्वारा जो मटेरियल मिलता है हमें उसमें कठोरता, तन्य शक्ति और चिमड़ापन अपेक्षाकृत अधिक होता है। अनीलिंग में मोटे पियरलाइट बनता है और इसमें फाइन पियरलाइट यानी कि अपेक्षाकृत छोटे साइज़ की पियरलाइट फॉर्म होते हैं। ग्रेन साइज़ अनीलिंग में अधिक समान होती है और ग्रेन साइज़ इसमें कम समान होते हैं। आंतरिक तनाव की अगर बात करें तो कम से कम आंतरिक तनाव अनीलिंग में देखने को मिलता है, इसमें अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक होता है।
अनीलिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें भट्टी में ठंडा किया जाता है, इसके लिए हमें फर्नेस की आवश्यकता होती है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा महंगा है। और वहीं पर नॉर्मलाइजिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस कम महंगा होता है। अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग को कंप्लीट करने के बाद में प्रशिक्षण का सारांश देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या जो स्थितियाँ पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने ऊष्माउपचार और उनके प्रयोजन के बारे में देखा। फिर हमने स्टील की संरचना के बारे में देखा, जिसमें कि हमने स्टील की संरचना उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, और फिर उसके बाद में परसेंटेज ऑफ कार्बन के हिसाब से स्टील की संरचना हमने देखा, जिसमें कि हमने लोअर क्रिटिकल तापमान की जो रेंज है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में भी जाना। नॉर्मलाइजिंग और उसके उद्देश्य हमने देखे, नॉर्मलाइजिंग की विधि क्या है, फिर नॉर्मलाइजिंग के परिणाम और अनुप्रयोग क्या है, नॉर्मलाइज, और उसके बाद हमने एनीलिंग और एनीलिंग की विधि, फुल एनीलिंग के बारे में हमने जाना, फिर प्रोसेस अनीलिंग के बारे में हमने देखा, फिर हमने अनीलिंग के अनुप्रयोग यानी कि उसके एप्लीकेशंस क्या हैं उनके बारे में पढ़ा, और अंत में हमने अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में अंतर को जाना। मैंने ये पाठ्यक्रम बनाने के लिए जिन संदर्भों का प्रयोग किया है वो निम्न है। इसके लिए मैंने नीमी पब्लिकेशन की जो पुस्तक है फिटर ट्रेड थ्योरी, एनएसक्यूएफ लेवल 5 के हिसाब से लिखी गई पुस्तक, उसका प्रयोग किया है। फिटिंग सिद्धांत बलवीर सिंह के द्वारा टीएमएच पब्लिकेशन की बुक है, और उसके बाद कुछ ऑनलाइन सोर्सेस का भी प्रयोग किया है। आज मैंने आपको अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।